चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 अदालतों की रखी आधारशिला। 10 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 11 जिला अदालतें होंगी संचालित। ककरडुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स से कुछ अदालतें की जाएंगी शिफ्ट। कबीरनगर में बदमाशों ने बिल्डर के घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग में नहीं हुआ कोई घायल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज शुरू की जांच। गांधीनगर इलाके की दुकान में हुई चोरी डकैती के बंटवारे को लेकर बदमाशों के बीच चले चाकू। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अनिवार्य तबादलों को लेकर टीचर्स नाखुश। ट्रांसफर होने से टीचर्स की बढ़ेंगी मुश्किलें। डिपार्टमेंट इस फैसले पर गहनता से करे विचार। गीता कॉलोनी में 2 नाबालिग ऑटो लिफ्टर चोर गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 7 चोरी की स्कूटियां की बरामद। नशे की लत पूरी करने के लिए करते थे चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में अदालत परिसरों की आधारशिला रखी। दिल्ली सरकार ने मार्च में पेश किए गए अपने बजट में इन तीनों कोर्ट बिल्डिंग की योजना को शामिल किया था। इस अवसर पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज हमने 3 अदालतों की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला समारोह दिल्ली के नागरिकों और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो न्याय की तलाश में यहाँ आएंगे। ये प्राइवेट की दृष्टि से टिकाऊ इमारतें हैं जो न्यायाधीशों, वकीलों और सभी वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेंगी। सीजीआई ने आगे कहा, न्यायालय कानूनी सिद्धांतों और विशिष्ट मामलों में उनके अनुप्रयोग पर गहन चर्चा और तर्क वितर्क करते हैं। न्यायाधीश फैसले पर पहुंचने से पहले प्रत्येक पक्ष के तर्कों के गुणों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करते हैं, जिससे मुद्दों की गहन और संतुलित जांच सुनिश्चित होती है। जिस तरह से इमारतों की आधारशिला इसकी संरचना और अभिविन्यास का आकार देती है, उसी तरह न्याय और समानता की आधारशिला मामले के प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण की अभिविन्यास को आकार देना चाहिए। हमारी कानूनी और संवैधानिक प्रणाली मूल रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के गुणों पर आधारित है। बता दें कि अभी दिल्ली में 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 11 जिला अदालतें संचालित हैं। वहीं 3 नए भवन बनने जाने से 10 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 11 जिला अदालतें संचालित हो गई। ककरडुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स से पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले के अदालतें शिफ्ट की जाएंगी और मौजूदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिर्फ शहादरा जिले की कोर्ट संचालित होगी। 3 कोर्ट्स का आज हमने फाउंडेशन स्टोन का सेरेमनी कंप्लीट किया है, संपन्न हुआ है। दिस फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी इज ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंस टू द सिटीजन्स, टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली एंड बियॉन्ड who will be coming here in search of justice. These are environmentally sustainable buildings which will provide sufficient amenities for judges, lawyers and for all the litigants. And I would like to compliment the Chief Justice of the Delhi High Court, the government of the National Capital Territory of Delhi, the architects and everyone who has been associated with this project. And I can only hope that the project comes up very soon on schedule so that it will provide for much needed amenities for all the litigants. Above all, we have to keep the litigants in mind and serve their cause. Well, that has nothing to do with the function for which I have come here. Besides, as you know, these are issues which are sub judice before the Supreme Court and maybe possibly other high courts, and therefore I shouldn't be speaking on anything which is likely to come up before the court. Thank you. It has been felt that in a vast democracy as ours, it requires rule of law and justice to secure the rights of the last man in the queue. It is imperative to strengthen the judicial system in order to bridge the gap of disparity and make all efforts to diminish the inequality in the fast-changing contours of our society. Honorable Chief Justice, sir, you have been consistently taking up the issues of augmenting physical judicial infrastructure in the interest of speedy delivery justice. You have equally stressed on use of technology for not only speedy disposal of cases, but also ensuring fairness in investigation and trial. First promise that the Constitution of India makes to the people of the country is the promise of justice. So as we lay the foundation stones today, it is not just the foundation for 200 courtrooms. It is a step in fulfilling the promise of justice, the promise made by the founding fathers of our country as they wrote the Indian Constitution.
As a representative of the legislature and executive present here today, I would like to say that we have been given many responsibilities in fulfilling the vision of the Indian Constitution. उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में कबीर नगर में बदमाशों ने बिल्डर के घर में अंधाधुंध फायरिंग की। गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बिल्डर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक बिल्डर का नाम आरिफ बताया जा रहा है। आरिफ परिवार के साथ वेलकम थाना क्षेत्र के कबीर नगर की गली नंबर 1 में रहता है। देर रात बाइक सवार बदमाशों ने आरिफ के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग किए और फरार हो गए। आरिफ के मुताबिक वह पेशे से बिल्डर है। बीते कुछ दिनों से उसके पास वसूली का कॉल आ रहा था। उससे 20 लाख की डिमांड की गई थी। कॉलर ने अपने आप को समीर बाबा गैंग का सदस्य बताते हुए पैसे की डिमांड की थी और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने धमकी को किसी सिरफिरे की हरकत समझकर पुलिस से भी शिकायत नहीं की थी, लेकिन जिस तरीके से उनके घर पर फायरिंग की गई, फायरिंग की सूचना मिलते ही वेलकम थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित आरिफ के बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि बदमाश को सुराग मिल सके। शहादत डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर इलाके में कारोबारी की दुकान से 300 ग्राम सोना व 6 से 7 लाख रुपए कैश की चोरी हुई। डकैती के दौरान बदमाशों में लूटे गए बंटवारे को लेकर झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता नीलम काले कृष्णानगर इलाके में परिवार के साथ रहती है। उनका ऑफिस पुराना सीलमपुर इलाके में है। उनका काम पुराना सोना चेक करना है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पति गाँव गए हुए। इस दौरान बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक बदमाश ने मुंह से मास्क हटाया हुआ था, जिससे पुलिस ने उसकी पहचान की। पहचान के दौरान पता चला कि बदमाश सीढ़ियों वाला गेट तोड़कर कारोबारी के ऑफिस में घुसे थे और अलमारी से 300 ग्राम सोना व 6 से 7 लाख रुपए कैश लूट कर ले गए। इस बीच पैसे के बंटवारे को लेकर बदमाशों के बीच झगड़ा भी हुआ। बदमाशों ने एक बदमाश के पेट पर 2 बार चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुल्तान अजगर, मोहम्मद राजा और निहाल के रूप में हुई है। अजगर के पेट में चाकू लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित नीलम काले की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को एक स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय होने पर ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा सचिव को पत्र जारी कर इस फैसले को वापस लेने को कहा है। पत्र में उन्होंने शिक्षा सचिव को कहा है कि इस तरह के निर्णय जिससे कि शिक्षक के मनोबल या कामकाजी स्थिति प्रभावित हो, उनकी सहमति के बिना नहीं लिए जाए। उन्होंने इस मामले को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिन के भीतर मांगी है। बता दें, स्कूलों में लंबे समय से पढ़ा रहे टीचर्स के अनिवार्य तबादले के फैसले को लेकर जब सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के स्कूल के टीचर्स से बात की तो उनका कहना है ये सरकार का एक तानाशाही रवैया है। सरकार टीचर के लिए हमेशा ही ऐसे फैसले लेती है जो उनकी मुसीबतों को और अधिक बढ़ा देते हैं। पहले ही काफी समय से काम कर रहे गेस्ट टीचर्स को परमानेंट ना करने से टीचर्स परेशान है। उस पर अगर इस तरह से बिना टीचर्स की परमिशन और जानकारी के उन्हें ट्रांसफर दिया जाएगा तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नई जगह पर ट्रांसफर होना, दोबारा से बच्चों और स्कूलों में तालमेल बिठाना, अपनी जीविका दोबारा से शुरू करना काफी मुश्किल भरा हो जाएगा। और टीचर्स ने यह भी कहा कि डिपार्टमेंट को इस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। रेगुलर का जो डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है कि जिन टीचर्स को 10 साल हो गए हैं एक ही स्कूल में, उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये मैंडेटरी किया गया। एक हिसाब से देखा जाए तो ये सही भी लग रहा है, दूसरे हिसाब से, दूसरी तरीके से, क्योंकि एक ही जगह पर अगर आदमी रहता है 10-10 साल तक तो एक अलग तरह का माहौल बन जाता है स्कूल का। तो ये हम समझते हैं कि सही डिसीजन है डिपार्टमेंट का। दूसरी तरफ हम गेस्ट टीचर्स के बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जब से हमारी तनख्वाह बढ़ी है, करीब काफ़ी समय हो गया, उसको 6-7-8 साल हो गए हैं, तो उससे सरकार ने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया है और ना सोचा है। हमारे गेस्ट टीचर्स भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान, इतनी महंगाई दिन रात बढ़ रही है। अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा 10 साल की सर्विस कर चुके सभी अध्यापकों के अनिवार्य ट्रांसफ़र के लिए एक आदेश निकाला गया, जो एक तानाशाही पूर्ण रवैया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाग कोई भी पॉलिसी बनाता है तो उसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सभी की सहमति लेकर के, सबसे राय लेकर के और फिर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन अधिकतर देखा क्या गया है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई है, एक तानाशाही रवैया जो है चल रहा है।
कोई भी आदेश जो है थोप दिया जाता है। तो ये बच्चों के फेवर में भी अच्छा है और टीचर्स के फेवर में भी अच्छा है कि इससे क्या दो नुकसान होते हैं। अगर ये आदेश वापस नहीं लेते हैं जो 10 साल वाला है, तो इससे दो नुकसान ये होंगे कि बच्चे नए टीचर से पढ़ेंगे तो एक उनके समझ में नहीं आएगा, और 10 साल से उस टीचर से पढ़ते आ रहे हैं, उन टीचर्स से बढ़िया समझ में आ रहा है बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात, गेस्ट टीचर्स को सबसे बड़ी समस्या होगी क्योंकि वो टीचर्स वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाएंगे, तो जो गेस्ट टीचर्स काम कर रहा है तो वो रिन्यू हो जाएगा, अब फिर उसका रोज़गार छिन जाएगा गेस्ट टीचर्स का। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, जो शिक्षा मंत्री से ने लेटर लिख दिया डायरेक्टर को, और डायरेक्टर तो एजुकेशन से भी मैं आग्रह करता हूँ डायरेक्टर साहब से कि इस आदेश को जल्दी से जल्द। शहादत जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र की पुलिस ने 2 नाबालिग अपराधियों के साथ एक ऑटो चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया और 7 चोरी की स्कूटियां भी बरामद की। बता दें, इंस्पेक्टर सत्यवान एसएचओ गीता कॉलोनी की समग्र देखरेख में ऑटो लिफ्टिंग पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच और छानबीन की गुप्त सूचना के आधार पर किशोरों को एक गिरोह सड़क अपराध में शामिल है जो नशे की लत आदि की जरूरत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी को अंजाम देता था। ऐसे किशोरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए टीम द्वारा थाना गीता कॉलोनी के इलाके में विभिन्न स्थानों पर गहन वाहन चेकिंग शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस ने 29 जून को लगभग 4:20 पर 2 लड़कों को स्कूटी पर आते हुए देखा, जो पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। शक होने पर पुलिस ने संदिग्धों का पीछा किया और मौके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चोरी की गई स्कूटी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वह नशे की आदी हैं। वे आमतौर पर मौज मस्ती के लिए और अपनी लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी करते हैं। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर आगे की कार्रवाई कर रही है। परपरगंज पुलिस ने एक अपराधी को बटन वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जून को अनंतपाल सिंह थाना क्षेत्र में एरिया पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे। गश्त के दौरान वह आनंद विहार बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक लड़के को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते देखा। पुलिसकर्मियों को देखकर उसने भागने की कोशिश की, हालांकि कुछ देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल फोन और बटन वाले चाकू बरामद किया गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद सोहेल के रूप में हुई है। जांच के दौरान बरामद मोबाइल फोन परपरगंज क्षेत्र में चोरी किया हुआ पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। गर्मी की छुट्टियों के बाद सभी स्कूल फिर से खुल चुके हैं। करीब 1 महीने बाद स्कूलों में फिर से रौनक देखने को मिली। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने जब स्कूलों में जाकर जायजा लिया तो टीचर्स ने बताया कि जहां एक और प्राइवेट स्कूल 15 मई से बंद हुए थे और 1 जुलाई को दोबारा खोल दिए गए हैं, वहीं सरकारी स्कूल 11 मई को बंद कर दिए गए थे और उन्हें भी आज खोल दिया गया है। ऐसे में आज दूसरे दिन स्टूडेंट की अटेंडेंस में तकरीबन 2 गुना फर्क देखा गया। टीचर्स आगे बताते हैं कि जिस तरह दूसरे दिन स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है, वैसे ही इस हफ्ते में पूरी स्ट्रेंथ स्कूलों में आने लगेगी। काफी बच्चे आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं और आने में देरी के कारण स्कूल लेट ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है। कल लगभग 150 के आसपास थी, आज 250 के आसपास है, लगभग डबल के आसपास हमारी अटेंडेंस हो गई है। तो बच्चे अभी क्या है ना कि गांव में गए हुए हैं, कुछ धीरे धीरे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इस वीक में अटेंडेंस फुल हो जाएगी। मतलब कहने का समर वेकेशंस हुए थे 10 मई से स्टार्ट, 11 से सॉरी। नहीं, बच्चे एक्चुअली क्या है ना दूर दूर से आते हैं, जैसे कि बिहार का कोई बच्चा है, कोई नेपाल से है, तो वो छुट्टियों में ना अपने गांव चले जाते हैं। तो उनको रिजर्वेशन की प्रॉब्लम की वजह से टिकट्स जो बुक होती है वो 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे की मिलती है, इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। बट बच्चे रेगुलर हो जाते हैं जुलाई में। फर्स्ट वीक में हो जाता है रूटीन लास्ट तक। जैसे फर्स्ट वीक अभी स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से, तो आप 5-6 तारीख तक कर सकते हो एक्सपेक्ट कि स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे आने। मैम कल मेरी तो बिल्कुल ही डबल हो गई। कल जैसे बहुत कम थे, 7-8 बच्चे थे और आज 16 हैं। थोड़े छोटे बच्चे हैं, एकदम से नए स्कूल खुलते हैं, घर के माहौल में होते हैं 1-1.5 महीने छुट्टी में, फिर एकदम से आते थोड़ा मदर से सेपरेट होते हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। बाकी फिर आने लग जाते हैं, हैबिट में आ जाते हैं, तो बस फिर 1 हफ्ते में पूरी अटेंडेंस फुल हो जाती है। नहीं, कल था 1 आध बच्चा गया था, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा एकदम से नए में आए हैं ना, तो बस। बाकी आज तो कोई नहीं, आराम से खेले हैं, पढ़े हैं, मस्ती करी है, आराम से रहे हैं। दिल्ली के नगर निगम पार्कों की स्थिति इस समय काफी खराब नजर आ रही है। कई पार्कों की हालत बेहद जर्जर हो गई है। बता दें, गगन विहार के निगम पार्क की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ मलबे का ढेर लगा हुआ है और पूरे पार्क में गंदगी फैली हुई है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि पार्क में बेतहाशा गंदगी फैली रहती है। कुछ महीनों से यहाँ गंदगी बढ़ती जा रही है। लोग मजबूरी में टहलने आते हैं। यहाँ बरसात के बाद पार्क में पानी भर गया था, जिसे कवर करने के लिए घरों से निकला हुआ मलबा डालकर ढाल दिया गया है, जिनमें बड़े बड़े पत्थर भी हैं। कूड़ेदान भरे हुए हैं, जिनकी सफाई नहीं होती। साथ ही जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।
पार्क ये हाँ गगन विहार का पार्क लगता है, गेट नंबर 1 के सामने। कंडीशन कैसी है इस पार्क की? कंडीशन तो बुरी है, कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ के विधायक कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, तो क्या करा जाए। गंदगी बहुत ज़्यादा नजर बहुत ज़्यादा गंदगी, पानी भर जाता है। यहाँ पर कंसेशन पे थे वो, और कुछ लोगों का भी है। लोगों ने अपने घरों के वैसे भी डाल रखे हैं। यहाँ मतलब साफ सफाई करने वाले कोई वो नहीं रखे हैं। पार्क में आते किस लिए लोग? और टहलने के लिए, घूमने के लिए। इससे बढ़िया तो आप देख लो, रोड अच्छी है। पार्क से बढ़िया तो फ़ायदा क्या है पार्क का। अब बहुत टाइम से, जब से बारिश हुई है तब से तो कुछ नहीं हुआ। हाँ कुछ टाइम पहले समर वेकेशंस में तो यहाँ पे कैंप वगैरह चल रहे थे, योगा वगैरह, तब तक तो हालत ठीक थी। अब थोड़ा ख़राब सा हो गया है। मॉर्निंग वॉक के लिए तो सब आ ही जाते हैं और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। ग्रीनरी इतनी है भी नहीं यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पार्क की बहुत कमी है। इवन सामने देखिए वो पूरा खाली एक पड़ा हुआ है, इसको भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, बट कभी हुआ ही नहीं है यहाँ पर। निगम पार्क की अगर बात करें तो लगभग ऐसे पार्क काफ़ी सारे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। जगह जगह से पेड़ पौधे टूटे हुए हैं, मलबा वहाँ पे डाल दिया जाता है, साथ ही गंदगी भी बहुत ज़्यादा मौजूद रहती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गगन विहार में बने इस निगम के पार्क की, जहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि स्थिति इस पार्क की बेहद ख़राब है। इस पूरे पार्क में जगह जगह मलबा, ईंटें के टुकड़े सब पड़े हुए हैं। हालांकि हरियाली यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी के ढेर किस तरीके से पड़े हुए हैं, पेड़ भी बेतहाशा तरीके से जहाँ तहाँ लगे हुए हैं, और ईंटों का जो मलबा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ा हुआ है। आगे भी काफ़ी ज़्यादा मलबा यहाँ पड़ा है। साथ ही यहाँ पर जो झूले वगैरह हैं वो भी टूटे हुए हैं। ओपन जिम लगाया तो गया है, लेकिन उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं की गई है। साथ ही जो बेंच है उनको भी सपोर्ट देने के लिए केवल एक खाना पूर्ति मार्ग की गई है, लेकिन कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है ऐसे में तो इस पार्क में पानी भी भरेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है गंदगी और अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ पे दिखाना चाहूँगी आपको जो डस्टबिन है उसकी क्या हालत है। डस्टबिन लग रहा है कि कभी काफ़ी टाइम से जो इसको सफाई नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पर आसपास भी काफ़ी गंदगी है, कूड़ा इकट्ठा करके किनारियों पे रख दिया गया है, लेकिन उसको उठाया नहीं गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड है वो लगा गया है, लेकिन सफाई यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं। पार्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आता है, लेकिन अगर इस पार्क में कोई आए तो वो स्वस्थ होने के बजाय और अधिक बीमार हो सकता है, क्योंकि जगह जगह जो गंदगी है, जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो अव्यवस्था यहाँ पर पूरे पार्क में नज़र आती है, उससे व्यक्ति तंदुरुस्त होने के बजाय और अधिक बीमार होगा। काउंसलर्स को चाहिए, यहाँ पे जो भी विभाग है उनको चाहिए कि पार्कों की रखरखाव, उनकी जो सुविधा है उसको लोगों को मिले, ताकि लोग जब यहाँ इन पार्कों में आए तो एक साफ़ हवा उन लोगों को मिल सके और इस पार्क का जो फ़ायदा है हकीकत में वो महसूस कर सकें। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। करकरडुमा कोर्ट के वकीलों ने कहा कि नए कानून में अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं। इनमें लागू होने से अब जनता को तुरंत न्याय मिलेगा। बता दें, पहले कुछ ऐसे भी मामले होते थे जिनमें लोग आसानी से बच जाते थे, लेकिन अब उनमें भी नए प्रावधान को जोड़कर केस सख्त बना गया है, जिससे कि आरोपियों को सजा मिल सके। नए कानून में सबसे अच्छा प्रावधान यह है कि पुलिस FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकेगी। पहले कहीं क्राइम होने पर शिकायतकर्ता शिकायत करने जब थाने जाता तो कई बार यह शिकायत मिलती थी कि पुलिस ने FIR दर्ज ही नहीं की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि जिस थाने में शिकायतकर्ता जाता है और क्राइम वाली जगह उस थाने के अधिकारी क्षेत्र में नहीं आती तो भी पुलिस का शिकायतकर्ता को वापस नहीं कर, पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए कानूनों से लोगों के अंदर नई उम्मीद पैदा हुई है। कानून व्यवस्था में कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया है। उस सुधार करने के प्रयास के साथ साथ कानून के प्रोसीजर्स को, जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हो, उनको जल्दी से जल्दी हम एक तरीके से तेज़ी से चलाने की कोशिश करने की तरफ एक नया कदम है। IPC और BNS है। IPC और BNS में जो डिफरेंसेस आए हैं, IPC में हमारे 511 सेक्शन होते थे और जिसमें कि हमारे पास कुछ 21 सेक्शंस जो हैं नए ऐड किए गए हैं, और कुछ जो सेक्शन जिनका उपयोग बिल्कुल भी कहीं पर भी होता नहीं था कानून के अंदर, जिनका उपयोग पॉसिबल नहीं था, उन सबको हटा दिया गया है। और इन सेक्शंस की वजह से अब हमारे को काफ़ी सुविधाएं ये होंगी कि अब जो रेलिवेंट पोर्शन होगा उसी का इम्प्लीकेशन होगा। पुराने कानून बहुत पुराने हो चुके थे, उनमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो किसी काम के नहीं थे, जिस तरह से बैरिस्टर्स वगैरह वर्ड हुए। कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिनमें पनिशमेंट जितना होना चाहिए था आज के समय में उतना पनिशमेंट नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने जो नए कानूनों में बदलाव किया है, जो BNS भारतीय न्याय संहिता का जो चेंज किया है, ये देश की प्रगति के लिए और जल्द से जल्द लोगों को कानून न्याय दिलाने के लिए किया है।
बच्चों के साथ आजकल जितना एक्सेस क्राइम हो रहा है उसमें धाराएं थोड़ी सी चेंज करके पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। देखिए बहुत अच्छा है कि कॉलोनियल माइंडसेट जो हमारे 1860 के 1973 के या 1872 के कानून थे उनको वर्तमान लेजिस्लेचर ने नया रूप दे दिया है और नए कानून अब हमारे देश में 2023 के लागू हो गए हैं। तो इससे एक नई उमंग, नया प्रोसीजर, एक नया ब्लड आ गया बॉडी में, जिससे मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशंस में बहुत बेहतरी होगी। देखिए कोई भी कानून देश में होता है तो वो लोगों की नीड के मद्देनज़र ही बनाया जाता है, चाहे वो पुरानी आईपीसी 1860 हो या अभी जो न्याय संहिता 2023 आई है। नए लॉ में नई समस्याओं को स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में डाला गया है। जैसे चेन स्नैचिंग की समस्या हमारी माताओं बहनों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उसको मद्देनज़र करा गया है। चाइल्ड की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करा गया है। ट्रांसजेंडर्स को देश में बीते सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए कानून लागू हो गए हैं। बता दें नए कानून तो लागू हो गए हैं लेकिन जुडिशियल में इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है, जिसे समझने के लिए वकीलों और पुलिसकर्मियों को अब नई किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। इसी को लेकर जब सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने बुक सेलर से बात की तो दुकानदारों का कहना है कि कानून की किताबें पुलिस और एडवोकेट पूछ तो रहे हैं लेकिन कोई ले नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानून की किताबों को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लेने आ रहे हैं। वहीं अभी की बिक्री की अगर बात की जाए तो बिक्री बहुत कम हुई है और कई लोग इस बुक के बारे में ज्यादा जानकारी ले रहे हैं। अभी तो लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं और देखकर अभी चले जाते हैं, अभी लेकर नहीं गया कोई। कितने की होगी मतलब किताब? सारी अलग अलग रेट है तीनों का। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति, इसका है MRP है 415 रुपये और ये है 290 रुपये की। तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ जी हाँ जी, बियर एक्ट है, ये बियर एक्ट है ये। जैसे ये इसका MRP है 285 और ये है 200 रुपये की, 200। कितने मतलब कितने क्वायरीज आ रही है इसकी अगर बुक्स की अगर बात की जाए? अभी स्टार्ट हुआ है, कभी 2-3 हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, 2-3 आती हैं, कोई ज़्यादा तो आ रहा है आपके पास जैसा अगर बात जो स्टूडेंट्स हैं LLB के वो भी आते हैं और एक दो एडवोकेट्स भी आते हैं, लेकिन एडवोकेट्स का काम ज़्यादातर तो वहीं हो जाता है उनके चैम्बर्स वगैरह में। बेरेक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं हमसे, बेरेक्स वगैरह स्टूडेंट्स आते हैं ज़्यादातर। हाँ एडवोकेट्स तो कम आते हैं लेकिन आते कम हैं। मतलब अभी बिक्री नहीं होगी? अभी नहीं, अभी स्टार्ट होगा। अभी आते हैं, वो पूछ रहे हैं आ गया है या नहीं आया, दिखा देते हैं हम लोग। स्टॉक की अगर बात की जाए तो कितना स्टॉक है आपके पास? अभी है स्टॉक हमारे पास, हाँ स्टॉक है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।